सुप्रभात मित्रों, आज रोमन साम्राज्य का जो दूसरा पार्ट है उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। रोमन साम्राज्य के पहले पार्ट में हमने शासकों के बारे में, वहाँ की संस्थाओं के बारे में, सीनेट के बारे में अध्ययन किया। आज हम रोमन साम्राज्य के सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। रोमन साम्राज्य का समाज कैसा था, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। रोमन साम्राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए टैसिटस। टैसिटस ने रोमन साम्राज्य के समाज के बारे में जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि रोमन समाज 4 वर्गों में विभक्त था और वो 4 वर्ग कौन कौन थे? सीनेटर, इक्वाइट्स, या इनको हिंदी में अश्वारोही या नाइट्स कहते थे। सीनेटर, इक्वाइट्स, प्लेबस सोडेल्डा, इसको हिंदी में कहते थे कमीनकारू। और चौथा वर्ग था किसान व दास। समाज इन 4 वर्गों में विभक्त था। सीनेटर समाज के सबसे उच्च वर्ग के लोग थे जो सीनेट के सदस्य हुआ करते थे। समाज का सबसे संभ्रांत वर्ग, जिसके पास पैसा था, सम्मान था, प्रतिष्ठा थी। इक्वाइट्स, इनके पास भी सम्मान था, इनके पास भी जायदाद थी, क्योंकि ये राजा को सैनिक सेवा देते थे और इसके बदले इनको बड़ी बड़ी जागीर भी प्राप्त थी। साथ साथ ये व्यवसाय भी करते थे, तो इनके पास भी अर्थ के साधन थे, धन के साधन थे। प्लेबस सोडेल्डा समाज का वो वर्ग था जो शारीरिक कौशल दिखा करके अपनी जीविका अर्जित करता था। जैसे सर्कस दिखाने वाले, शारीरिक करतब दिखाने वाले, इस प्रकार के कलाकार ये प्लेबस सोडेल्डा में आते थे, जिनको कि कमीनकारू कहते थे। किसान और दास, प्रायः समाज में जो जितनी भूमि थी उस ज्यादा से ज्यादा भूमि के मालिक सीनेटर और इक्वाइट्स होते थे। रोम की लगभग 60% भूमि इन समाज के 2 वर्गों के पास थी। तो जो किसान थे, इन किसानों में अधिकांश किसानों के पास भूमि कम होती थी, वो इन सीनेटर या इक्वाइट्स की भूमि पर खेती करते थे। किसान 2 प्रकार के थे। स्वतंत्र किसान, जिनके पास अपनी स्वयं भूमि होती थी, वो अपनी भूमि पर भी खेती करते थे। साथ साथ वो सीनेटर या इक्वाइट्स की जमीन पर भी खेती करते थे। दूसरे सर्फ, जो दूसरे की जमीन पर ही खेती करते थे, इनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं होती थी। दास, रोमन साम्राज्य में दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी। 730 लाख की जनसंख्या में लगभग 430 लाख दासों की संख्या थी। तो युद्धों में जो युद्ध अपराधी होते थे, उनको दास के रूप में लाया जाता था और उनसे परिश्रम वाला काम कराया जाता था। तो दासों की संख्या बहुतायत थी। समाज का एक बड़ा वर्ग दास था जो परिश्रम वाला कार्य करता था। तो ये समाज के 4 मुख्य वर्ग थे। परवर्ती रोमन साम्राज्य में 4वीं शताब्दी में ये जो क्रम था, इसमें थोड़ा सा अंतर आया। जो सीनेटर और इक्वाइट्स थे, ये समाज का जो सबसे प्रभुत्व वाला वर्ग था, ये तो एक वर्ग रहा। दूसरा एक वर्ग और उत्पन्न हो गया, जो मध्यम वर्ग। 4वीं शताब्दी ईस्वी में रोम में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया जो मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग में सेना व प्रशासन में जो लोग काम करने वाले थे, सेना व प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी जो नौकरी कर रहे थे,
नौकरी पेशा वर्ग प्लस व्यवसायी। जो व्यवसायी थे और सेना व प्रशासन में काम करने वाले लोग थे, ये भी समाज में एक ऐसा वर्ग था जिसके पास पर्याप्त स्रोत थे धन के और सम्मानजनक जिंदगी जीते थे। तो प्लेबस सॉर्डेटा से पहले एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया, मध्यम वर्ग का। ये अंतर चौथी शताब्दी में आया, जब व्यापार का विकास हुआ, सीनेटर और सेना के काम अलग हो गए, सेना नियमित रखने जाने लगी, सेना का वेतन दिया जाने लगा, तो इनके पास भी पर्याप्त पैसा आ गया। तो इस प्रकार समाज में एक नया वर्ग, मध्यम वर्ग उत्पन्न हो गया। ये अंतर आया। तो ये थी सामाजिक संरचना। अब आइए हम देखते हैं वहां की समाज में जो विवाह आदि की व्यवस्था थी वो कैसी थी, समाज का जो सामाजिक संगठन था वो कैसा था। समाज में जो विवाह की परंपरा थी, प्रायः पुरुष की उम्र अधिक होती थी। पुरुष 28-29 या 30 से 32 वर्ष की उम्र में विवाह करते थे और महिलाओं का विवाह, महिलाओं की जो उम्र होती थी वो बहुत कम होती थी, 16 से 18 या 20 से 21 वर्ष। तो इसलिए पुरुष और महिलाओं की जो उम्र सीमा थी उसमें बहुत अंतर था। समाज में यद्यपि पुरुष और महिलाओं को लगभग समान अधिकार प्राप्त था। रोमन साम्राज्य में जो महिलाएं थी उनको संपत्ति का अधिकार था, उनको तलाक देने का अधिकार था, वो तलाक दे सकती थी, विधिक अधिकार था, कानूनी अधिकार भी उन्हें था, विधिक अधिकार भी प्राप्त था। महिलाओं को विधिक अधिकार भी प्राप्त था। महिलाएं अपने पिता की संपत्ति की भी अधिकारी होती थी। रोमन साम्राज्य में जो महिलाएं थी उनको अपनी पिता की संपत्ति का भी अधिकार होता था। शादी विवाह परिवार की सहमति से होती थी। स्त्रियां जो दहेज में धन लाती थी उसके ऊपर शादी के बाद पति का अधिकार होता था, लेकिन स्त्री अपने पिता की संपत्ति की भी अधिकारी होती थी। इस प्रकार से संपत्ति के ऊपर दंपति का अधिकार नहीं होता था, बल्कि व्यक्तिगत अधिकार होता था। स्त्री का अलग अधिकार, पुरुष का अलग अधिकार होता था। और महिलाएं या पुरुष दोनों तलाक की केवल सूचना देने मात्र से ही तलाक हो सकती थी। महिलाएं कभी भी तलाक दे सकती थी, पुरुष भी तलाक दे सकता था। तलाक देने के लिए केवल सामान्य सूचना कि हाँ हमें साथ नहीं रहना है, वो सेपरेट हो सकती थी। इस प्रकार से महिलाओं को संपत्ति और तलाक संबंधी ये विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो कि रोमन साम्राज्य के उस समय जो इनका समय है उस समय समाज के दूसरे समाजों में देखने में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त महिलाएं परिवार में घरेलू काम करती थी। पिता को संतान पर बड़ा अधिकार प्राप्त था। संतान को मारने, पीटने, दंडित करने, गिरवी रखने, यहां तक कि पिता अपनी संतान को मृत्युदंड भी दे सकता था। कई बार पिता पैसे के लिए अपने संतानों को गिरवी भी रखते थे। इस प्रकार संतान के ऊपर पिता का असीमित अधिकार था। महिलाएं यद्यप संपत्ति की स्वामिनी थी, तलाक दे सकती थी, लेकिन फिर भी रोमन समाज में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती थी। महिलाओं के साथ घरों में मारपीट की घटनाएं होती थी। इसका वर्णन उत्तरी अफ्रीका में हिप्पो शहर के एक बिशप थे, सेंट अगस्टीन बिशप थे उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो शहर में। उन्होंने अपने वर्णन में लिखा है कि मेरी मां कई बार मेरे पिता के द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार होती थी और हमारे समाज में जहां हम रहते हैं वहां आसपास कई ऐसी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। तो इस
तरह से हम समझ सकते हैं कि घरेलू हिंसा भी होती थी रोमन समाज में। लिंग को देखते हुए भेदभाव, महिला और पुरुषों में इस प्रकार का भेदभाव था। ओके, ये तो हो गई समाज में शादी विवाह और लिंग को देखते हुए भेदभाव। साक्षरता की स्थिति समाज में कैसी थी? रोमन समाज में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन रोम में 2 भाषाओं में काम होता था। सरकारी कामकाज 2 भाषाओं में होता था। एक लैटिन भाषा जिसमें सरकारी काम होता था, और दूसरी ग्रीक या यूनानी। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था वहां लैटिन भाषा में काम होता था, इटली सहित, और जो पूर्वी रोमन था वहां यूनानी भाषा में काम होता था। समाज में साक्षरता थी। अलग अलग क्षेत्रों में साक्षरता की दर अलग अलग थी। समाज का वो वर्ग जो सेना में सर्विस करता था, प्रशासनिक कार्यों को देखता था, प्रबंधकीय काम को देखता था, वहां उच्च साक्षरता थी। क्योंकि रोमन साम्राज्य में बहुत से पेपायरस, बहुत से ऐसे दस्तावेज, ऐसे प्रलेख प्राप्त होते हैं जिनसे पता लगता है कि रोम के उच्च वर्ग के लोग पढ़े लिखे थे। उस समय के कुछ ऐसे विद्वान लेखक भी हुए हैं जिनके नाम हम बताएंगे आपको और उनकी पुस्तकों का जिक्र करेंगे। तो इससे पता लगता है कि समाज के उच्च वर्ग में जो प्रशासनिक कार्य में संलग्न थे उनमें तो साक्षरता थी। शेष ग्रामीण समाज में काम चलाऊ साक्षरता थी, मतलब पढ़ सकें ऐसी, और ये भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थी। साक्षरता की दर पूरे राज्य में एक जैसी नहीं थी। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? वहां के उपलब्ध पेपायरस, दस्तावेज, साथ साथ पोम्पियाई शहर था। यहां 79 ईस्वी में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। विसुवियस ज्वालामुखी जो यहां का था, विसुवियस ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ जिसमें पोम्पियाई शहर नष्ट हो गया। पोम्पियाई शहर मलबे के नीचे आ गया। बाद में जब ये ज्वालामुखी शांत हुआ और लोग जाकर के फिर वहां बसना चालू हुए, मलबे को हटाया गया, तो वहां जो नगरों के अवशेष थे, नगर की दीवारों के ऊपर लिखे हुए लेख मिले। जैसे शहरों में विज्ञापन पट्ट लिखे जाते हैं दीवारों पर, इस प्रकार दीवारों पर विज्ञापन पट्ट लिखे हुए थे। इसका मतलब शहर का आम आदमी भी पढ़ना लिखना जानता था, और इस तरह से विज्ञापन पट्टों के माध्यम से आम लोगों को सूचना दी जाती थी। ये इस बात का प्रमाण है। तो पोम्पियाई शहर के जो दीवार पर लिखे हुए विज्ञापन पट्ट इस बात के प्रमाण हैं कि साक्षरता काम चलाऊ थी। ओके, तो समाज में आपने देख लिया सामाजिक अधिक्रम क्या था, विवाह व्यवस्था क्या थी, वहां महिलाओं को क्या अधिकार थे, लिंगीय भेदभाव था या नहीं था, साक्षरता थी। ये क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं धार्मिक स्थिति पर। रोमन समाज में जो धर्म था, रोमन समाज बहुत ही धर्मप्राण समाज था। यहां के लोग बहुदेववादी, बहुभाषाभाषी, विभिन्न भाषाओं को बोलते थे, विभिन्न देवताओं की आराधना करते थे। लोगों में देवता के प्रति बहुत आस्था थी और ये लोग मूर्ति पूजक थे। प्रारंभ में रोमन साम्राज्य के लोग विभिन्न कामों के लिए विभिन्न देवताओं की आराधना करते थे। यहां का प्रधान देवता था जुपिटर, ये आकाश का देवता। इसकी पत्नी जूनो जो शादी व बच्चों की देवी थी। लोग संतान प्राप्त के लिए इसकी आराधना करते थे, विवाह के लिए आराधना करते थे। मार्स युद्ध व खेती का देवता था। मिनर्वा बुद्ध की देवी थी। जैसे अपने यहां सरस्वती हुए, मिनर्वा बुद्ध की देवी थी। एथीना सौंदर्य की देवी,
अपोलो सूर्य देवता, पोसीदन समुद्र का देवता था, ओके। डायोसियन शराब देवता, शराब भी बनाई जाती थी, तो ये शराब की देवता था। रोमा ये देवी थी, रोम की अधिष्ठात्री देवी, जिसके नाम पर रोम की स्थापना हुई थी, ये रोम की अधिष्ठात्री देवी थी। तो ये सब विभिन्न ऐसे देवता थे और इन देवताओं की आराधना मूर्त रूप में की जाती थी। लोगों का विश्वास था कि देवता उनकी विभिन्न रूपों में रक्षा करते हैं, उनकी आस्था अगाध थी। बाद में जब रोमन समाज में ईसाई धर्म का प्रचलन हुआ, आपको याद है मैंने बताया था कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में ईसाई धर्म अपनाया। ईसाई धर्म का 4वीं शताब्दी के अंतिम दशक में थियोडोसियस प्रथम ये शासक था जिसने ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म बनाया। कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन सम्राट के रूप में ईसाई धर्म अपनाया जरूर, लेकिन उसने राजधर्म नहीं बनाया। थियोडोसियस फर्स्ट ने 4वीं शताब्दी के अंतिम दशक में रोम में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। उससे पूर्व लोग इन विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करते थे और रोम के लोग बहुत उत्सव धर्मी थे। वो प्रायः हर एक दिन के बाद उत्सव मनाते थे, आनंद का जीवन जीते थे, बिल्कुल भारत की तरह। आपको आश्चर्य होगा कि 365 दिन जो वर्ष के हैं, वर्ष 365 दिन का होता है और रोमन समाज में 176 दिन उत्सव के दिन थे। तो हर दूसरा दिन उनका उत्सव का दिन होता था। सामूहिक स्नान करते थे। शाम के समय रोम में बहुत बड़ा एक थिएटर जैसी आकृति वाला जो कोलोसियम है, जहां की तलवारबाजी, पशुओं के साथ युद्ध, इस प्रकार के शारीरिक करतब दिखाए जाते थे और लोग जो सीनेटर थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, वहां आनंद लेते थे। पर्वों पर सामूहिक स्नान का विधान था। जैसे भारत में किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो नदियों में स्नान करते हैं, वहां सामूहिक स्नान का विधान था, उत्सव मनाने का विधान था। देवी देवता के नाम पर विभिन्न प्रकार के ऐसे उत्सव आयोजित किए जाते थे और पूजा प्रार्थना की जाती थी। तो ये थी धर्म की स्थिति। आगे हम चलते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी। किसी भी राज्य की समृद्धि वहां की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। तो रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि से होने वाली आय, व्यापार और पशुपालन, युद्ध में प्राप्त धनराशि, युद्ध होते थे और उनमें जो लूटपाट होती थी उससे पैसा मिलता था, पशुपालन से, व्यापार से, कृषि से। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था और स्पेन से लेकर के अफ्रीका तक भूमध्य सागर के किनारे यहां पर विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती होती थी। मुख्य रूप से कृषि किस चीज की थी? गेहूं की, जैतून, अंगूर, ये 3 चीज। गेहूं पैदा किया जाता था, जैतून पैदा किया जाता था जिससे तेल निकाला जाता था, और अंगूर से शराब बनाई जाती थी। इटली में कैंपेनिया
इटली का कैंपेनिया जो है वो सबसे अच्छी किस्म का शराब का उत्पादक क्षेत्र था। आज जैसे फ्रांस में शैंपेन का नाम सुना होगा, सबसे अच्छी शराब है, वो शैंपेन क्षेत्र है जहां शराब बनाई जाती है। इसी प्रकार इटली में कैंपेनिया अपने शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसी तरह इटली में सिसिली, यहां गेहूं उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। वाइजैकियम ये अफ्रीका में ट्यूनेशिया में है, यहां गेहूं का उत्पादन बहुत होता था। मिस्र में फ्यूम, यहां भी गेहूं का उत्पादन होता था। स्पेन में जैतून और रोम के पास भी जैतून की खेती होती थी। गैलीली प्रांत, यहां भी जैतून की खेती होती थी। तो इस तरह इन स्थानों से ये फसलें पैदा की जाती थी। जैतून का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता था और इससे तेल निकाल करके इस तेल को निर्यात करते थे। और उस समय तेल का निर्यात नावों के द्वारा होता था। तेल को रखने के लिए मिट्टी के कंटेनर बनाए जाते थे जिनका मुंह पतला होता था। ऐसे बहुत से मिट्टी के कंटेनर रोम में मांटी टेस्टेकियो है, मांटी टेस्टेकियो नाम का स्थान है। यहां 5 करोड़ ऐसे मिट्टी के पात्र मिले हैं जिनमें जैतून का तेल लाया जाता था। उन्हें एम्फोरा कहते थे। एम्फोरा सुराही के आकार के होते थे मिट्टी के ये मटके। इनमें अंदर चिकनी मिट्टी का लेप होता था जिससे कि वो द्रव को सोखे नहीं। उनमें हैंडल लगे होते थे जिसके उठाया जा सके। मुंह पतला होता था जिससे कि द्रव गिरे नहीं। तो इस तरह से एम्फोरा में जैतून का तेल और अंगूर से बनने वाली शराब, इसको रख करके दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। स्पेन में भी जैतून का तेल होता था। वहां जो मिट्टी के ऐसे बर्तन मिले हैं उनको ड्रेसल 20 कहते हैं। ड्रेसल 20 वो भी द्रव रखने के काम आते थे। ये कहां मिले हैं? स्पेन में। स्पेन में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को ड्रेसल 20, रोम में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को एम्फोरा। इसको ड्रेसल 20 क्यों कहते हैं? इसकी खोज हेनरिक ड्रेसल, हेनरिक नाम है उसका, हेनरिक ड्रेसल नाम के व्यक्ति ने की थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया हेनरिक ड्रेसल के नाम पर ड्रेसल 20। तो ये मिट्टी के पात्र होते थे जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में जैतून और अंगूर से प्राप्त होने शराब, जैतून से प्राप्त होने वाला तेल रखने के काम में आते थे। पहले जैतून का तेल मुख्य रूप से रोम में पैदा किया जाता था। बाद में उसको देख करके स्पेन में भी खेती होने लगी। बाद में उसका प्रयोग और उसका प्रसार अफ्रीका और सीरिया आदि के क्षेत्रों में भी हुआ। तो ये व्यापार का एक बड़ा माध्यम था। व्यापारी जब व्यापार करने आते थे तो उनको 10%, जब वो बंदरगाह पर आते थे तो उन्हें 10% कर देना होता था। तो इससे राज्य को आय मिलती थी। जो पशुपालक होते थे, जो अफ्रीका का मरुस्थलीय क्षेत्र है अल्जीरिया आदि का, वहां पर स्पेन का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पशुपालन होता था। तो उत्तरी अफ्रीका का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर जो पशुपालक होते थे वो अपने पशुओं के झुंड के साथ घूमते रहते थे और वो अपने साथ एक ओवन के आकार की झोपड़ी रखते थे जिसको फोल्ड किया जा सके और जहां रुकना हो उसको लगा सके। तो ऐसे पशुपालकों द्वारा ओवन के आकार की जो झोपड़ी होती थी जिसको वो साथ लेकर के चलते थे उसे कहते थे मैपोलिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैपोलिया किसको कहते थे? मैपोलिया अल्जीरिया के पशुपालकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी झोपड़ी जो फोल्ड हो जाती थी और कभी भी उसका उपयोग किया जा सकता था। ये ओवन के आकार की झोपड़ी होती थी।
इसी तरह स्पेन में जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र में जो पशुपालक होते थे वो लोग पहाड़ियों पर छोटे छोटे घर बनाते थे, उसको कहते थे कैस्टेला। कैस्टेला वर्ड है इंग्लिश का कैस्टल, कैसल, कैसल मीन्स घर। ओके, तो उससे पहाड़ियों पर बने हुए छोटे छोटे पशुपालकों के घरों को कैस्टेला कहते थे। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछाता है कैस्टेला से आप क्या समझते हैं? कैस्टेला उन पशुपालकों के घरों को कहा जाता है। ठीक, ये पशुपालक यायावर होते थे और ऋतु प्रवास करते थे। बरसात में जहां घास होती थी उधर क्षेत्र में रहते थे, उसके बाद बरसात जब खत्म हो जाती थी तो अपने पशुओं के साथ ये विचरण करते थे, तो ऋतु प्रवास ये लोग करते थे। तो ये व्यवस्था थी पशुपालकों के साथ। खेती क्या थी, पशुपालन क्या था, व्यापार क्या था, ये सारी व्यवस्था हो गई। रोमन साम्राज्य पे कुछ छोटे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। रोमन साम्राज्य में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास प्रजनन क्या है? दासों का जन्म, दास प्रजनन मीन्स दासों की उत्पत्ति, दासों का जन्म 4वीं शताब्दी से लेकर के 1ली शताब्दी का जो बीच का समय है, जिसको हम परवर्ती साम्राज्य और पूर्ववर्ती साम्राज्य के बीच में रखेंगे। यह समय ऐसा था कि जब युद्ध बाहर से होने बंद हो गए, दासों का मिलना कम हो गया, तो लोगों ने सोचा कि दासों की शादियां करा करके उनसे बच्चे उत्पन्न कराए जाएं और उनको दास के काम में रखा जाए। मतलब दासों के बच्चों को दास बनाने की जो व्यवस्था थी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे दासों से उत्पन्न कराए जाएं, दासों से उत्पन्न बच्चे और इन बच्चों को दास के रूप में इस्तेमाल किया जाए, यह व्यवस्था थी दास प्रजनन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य में 3री सदी का संकट क्या था? 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य पे क्या संकट है? इसमें 3 बिंदु है। 3री सदी ईस्वी में रोमन साम्राज्य चारों तरफ से मुश्किलों का सामना कर रहा था। पहला, रोमन साम्राज्य का जो पड़ोसी शासक था ईरान का, ईरान में ससानी वंश का शासन था और ससानी वंश का शासक हुआ शापुर फर्स्ट, जिसका समय है 241 से 272 ईस्वी। इसके समय में रोम पर आक्रमण हुआ, जो रोमन साम्राज्य था इस पर आक्रमण हुआ और इसने लगभग 60,000 रोमन सेना को पराजित करके एंटियोक पर अधिकार कर लिया, जो पूर्वी राजधानी थी इनकी रोमन साम्राज्य की एंटियोक। इसके ऊपर शापुर का अधिकार हो गया और 60,000 रोमन सेना पराजित हुई। तो पहला तो यह संकट आ गया। दूसरा संकट था, इस समय बार बार विदेशी जो ऐसे आताई लोग थे, बर्बर लोग थे, बर्बर जातियों का आक्रमण रोम के ऊपर 3री शताब्दी में एलमन्नाय, फ्रैंक, गाथ, गाल, जो गाल क्षेत्र था फ्रांस का, इस क्षेत्र के ऊपर एलमन्नाय, फ्रैंक, गाथ, इन जातियों के आक्रमण हुए। तो इन जातियों ने भी रोम के साम्राज्य को कमजोर किया। तीसरा संकट था अयोग्य शासक। जिस रोमन साम्राज्य ने ऑक्टेवियन, जूलियस सीजर जैसे महान शासक दिए थे, इस 3री शताब्दी के समय में शासकों में अयोग्यता का होना एक बहुत बड़ी दुर्बलता थी। 3री शताब्दी में 47 वर्ष में 25 शासक बदल गए। राजा एक के बाद एक आते जाते रहे, राज्य अस्थिर हो गया और रोमन साम्राज्य
में दुर्बलता के चिन्ह प्रकट होने लगे। तो ये 3री शताब्दी का संकट था। रोमन साम्राज्य का अंतिम योग्य शासक कौन था, ये क्वेश्चन पूछते हैं। जस्टिनियन रोमन साम्राज्य का 527 से 565 ईस्वी, ये जस्टिनियन अंतिम शासक था जिसने रोमोत्तर साम्राज्य भी देख लीजिए, रोमोत्तर साम्राज्य या पोस्ट रोमन एम्पायर इसको कहते हैं इंग्लिश में। पोस्ट रोमन एम्पायर क्या था? 6ठी शताब्दी में जर्मनी मूल के कुछ बर्बर आक्रमणकारियों ने आकर के स्पेन, फ्रांस, डेन्यूब नदी के घाटी क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसको कहते हैं रोमनोत्तर साम्राज्य। उसमें कौन कौन से आए थे? लोम्बार्ड, विसिगाथ, ऑस्ट्रोगाथ, फ्रैंक, ये बर्बर आक्रमणकारी थे और इन्होंने उस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जस्टिनियन ने लोम्बार्ड, विसिगाथ इन लोगों को पराजित किया और उसने रोम को फिर से संगठित करने का प्रयास किया। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस पर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि परवर्ती साम्राज्य क्या था, पूर्ववर्ती साम्राज्य क्या था? पूर्ववर्ती और परवर्ती। रोमन साम्राज्य का वो समय जो 3री सदी ईस्वी से पहले का था, 3री सदी ईस्वी से पूर्व का समय, वो कहलाता है पूर्ववर्ती। 3री सदी का संकट आया था ना आपको, ये डिवाइडिंग रेखा है। तो 3री सदी से 3री सदी के बाद का समय वो परवर्ती साम्राज्य कहलाता है। ओके, एक लेखक के बारे में पूछते हैं कि टालमी की कौन सी पुस्तक है? टालमी की पुस्तक है, 2 पुस्तकें हैं। टॉलमी रोम का, सिकंदरिया का प्रसिद्ध लेखक था और इसने 2 पुस्तकें लिखी, जियोग्राफी और अल्माजेस्ट और ज्योग्राफी नाम की 2 पुस्तकें लिखी। रोम का राजकवि कौन था अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए? होमर ये रोम का राजकवि था। सिकंदरिया किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? सिकंदरिया में औद्योगिक उत्पादन होता था, वहां राल बनाई जाती थी। फ्रैंकिंसस या इसको कहते हैं राल बनाने का कारखाना सिकंदरिया में था। मिस्र में नील नदी के किनारे जो सिकंदर ने स्थान बसाया था, तो यह स्थान राल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। रोमन साम्राज्य जो व्यापार करता था, कई जो नगर थे उन नगरों में औद्योगिक उत्पादन भी होता था और वहाँ जो कारखाने चलाए जाते थे, जो मशीनें चलाई जाती थी, वो जल शक्ति के द्वारा चलाई जाती थी। खानों में जो खुदाई होती थी वो भी जल शक्ति के द्वारा होती थी। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अपने समय का सबसे विकसित साम्राज्य था। आपने सारी विशेषताएं देखी, इन चीजों को ध्यान से आप समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।